नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है रीतिकाल की उपलब्धियां। रीतिकाल जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका कालखंड है 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आदिकाल का 1050 से 1375, भक्तिकाल का 1375 से 1700 और रीतिकाल का 1700 से 1900। रीतिकाल इन चारों कालखंड में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों कालखंड में यदि किसी को सबसे अधिक हे दृष्टि से देखा जाता है, जिसकी सबसे अधिक अवहेलना की जाती है, वह निश्चित रूप से रीतिकाल ही है। और इसके हमेशा जो है नकारात्मक पहलुओं पर ही चर्चा की जाती है और इसके सकारात्मक पक्षों की प्रायः अवहेलना की जाती है। इसलिए आज हम लोग जो है रीतिकाल की उपलब्धियों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग कुछ संवाद करेंगे कि रीतिकाल की क्या क्या उपलब्धियां थी। रीतिकाल की कई सारी उपलब्धियां थी, जिसमें सबसे पहली उपलब्धि, सबसे पहली तो नहीं, प्रमुखतम उपलब्धि यह थी कि इसने संस्कृत काव्य शास्त्र को हिंदी में सरल करके लोगों तक पहुंचाया। यह इसकी उपलब्धि थी। दूसरी, इसने हिंदी के काव्य शास्त्र का निर्माण किया। रीतिकाल में हिंदी के काव्य शास्त्र, इसके पहले हिंदी काव्य शास्त्र नहीं मिलता है, तो इसने हिंदी का काव्य शास्त्र गढ़ा। दूसरा, संस्कृत के काव्य शास्त्र का अनुवाद किया हिंदी में, तो इस प्रकार से हिंदी काव्य शास्त्र भी समृद्ध हुई। तीसरा, इसने आने वाले कवियों को कविता के नियम के विषय में बताया। काव्य शास्त्र से परिचित कराने के कारण कविता के नियम के विषय में बताया, किस प्रकार से कविता करनी चाहिए। इसका मार्गदर्शन जो है रीतिकाल में हमें किया। इसके ऊपर ऐसा आरोप भी लगता है कि जैसा कि हम देख रहे थे बार बार संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुवाद इत्यादि, तो ऐसा आरोप लगता है कि मौलिकता का यहाँ प्राय अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीतिकाल में काफी कुछ मौलिक भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहली मौलिकता तो हमें अलंकार के वर्गीकरण के रूप को देखने में मिलती है। और अलंकार के वर्गीकरण में हमें रीतिकाल में मौलिकता दिखाई पड़ती है। केशवदास ने कहा कि केशवदास ने अलंकार की एक नई दृष्टि से उसे देखने का नजरिया प्रस्तुत किया और कहा कि कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति जो है अलंकार रहित नहीं हो सकती है। कोई भी पंक्ति अलंकार रहित नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से उन्होंने अलंकार को दो भागों में वर्गीकृत किया, सामान्य अलंकार और विशेषा अलंकार। इस अलंकार को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा, सामान्य अलंकार और विशेष अलंकार। दूसरा है भाव व्यक्ति के नए उपादानों की खोज की, नए उपादान प्रस्तुत किए। केशवदास ने ही लोचन और वचन नामक दो भाव व्यक्ति के नए उपादान केशवदास ने प्रस्तुत किए। और सात्विक भाव चिंतन के क्षेत्र में केशवदास ने सात्विक भाव की कल्पना की। भाव चिंतन के क्षेत्र में सात्विक भाव की कल्पना की, जो कि एक नवीन कल्पना थी। वहीं देव ने हाव नामक भाव की कल्पना की भाव चिंतन के क्षेत्र में। यह रीतिकाल की मौलिकता, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि रीतिकाल में क्या क्या मौलिक था। आगे हम लोग देखते हैं कि देव ने जो है रसों के वर्गीकरण के क्रम में मौलिकता दिखलाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं रस जो है, रस संप्रदाय, 6 संप्रदायों में रस संप्रदाय भी एक काफी प्रमुख संप्रदाय रहा है और शुरू से ही कई विद्वान हैं, एक वर्ग रहा है, एक परिवार रहा है जो रस संप्रदाय पर चर्चा करता रहा है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करता रहा है, विभावानुभावा संयोगाद, व्यभिचारी भाव संयोगाद रसस्पति। तो विद्वानों का एक वर्ग रहा है, उसी में आते हैं देव। इन्होंने रस को विशिष्ट ढंग से इन्होंने वर्गीकृत किया और रस की मौलिक वर्गीकरण के क्रम में उसे लौकिक और अलौकिक दो भागों में बांटा। रस का कई वर्गीकरण का अधिकार है, हम लोग के प्रकार हैं, हम लोग जानते हैं 9 रस होते हैं और उनके स्थायी भाव होते हैं। उसको याद करने का तरीका मैंने जो एक्रोनिम्स बनाया था, स्थायी भाव का रस्सो हाक्रो उजु नीवी, रति शोक हास क्रोध, उत्साह जुगुप्सा निर्वेद और उजु नीवी वी से विस्मय। खैर, हम लोग यहाँ आते हैं। देव ने रसों के वर्गीकरण में काफी मौलिकता दिखलाई और उसे दो भागों में बांटा, लौकिक और अलौकिक रस। लौकिक में हास्य श्रृंगार इत्यादि को लिया, अलौकिक में मनोरथ स्वप्न इत्यादि। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने प्रधान और गौण रस के रूप में भी वर्गीकरण किया। प्रधान रस में इन्होंने माना वीर, श्रृंगार और शांत को प्रमुख रस माना। रसों के वर्गीकरण में हमें मौलिकता दिखाई पड़ती है।
यह सब कुछ हम लोग देख रहे हैं रीतिकाल की उपलब्धियों के अंतर्गत। और रीतिकाल में उपलब्धियां में यह भी आरोप लगता है कि मौलिकता का अभाव था। तो ये मौलिक चीजें हैं, मौलिक चिंतन है रीतिकाल की। यही देव जिन्होंने रस का वर्गीकरण किया और लौकिक और अलौकिक की बात की, उन्हीं देव ने काम को सर्वप्रथम, फ्रायड से बहुत पहले, काम को जीवन की प्रत्येक गतिविधि का नियामक बताया। इन्हीं देव ने काम को जीवन के प्रत्येक गतिविधि का नियामक देव ने बहुत पहले बताया था। अब हम लोग आते हैं अंत में। राम सिंह हुए इसी दौर में, रीतिकाल के कवि हैं राम सिंह। इन्होंने मौलिकता इनकी कहाँ दिखलाई पड़ती है? रति और हास्य। रति और हास्य के वर्गीकरण में मौलिकता दिखलाई देती है। श्रवण रति और दर्शन रति के रूप में इन्होंने रति का वर्गीकरण किया। सुनने से प्राप्त आनंद और देखने से प्राप्त आनंद, टेलीफोन पर जो बात करके प्राप्त आनंद, देखकर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आनंद, ये मैं अभी के सेंस में बता रहा हूँ। ऐसे ही रति का इन्होंने वर्गीकरण किया दर्शन रति और श्रवण रति के रूप में, और हास्य का स्वनिष्ठ हास्य और परनिष्ठ हास्य के रूप में। तो यह रीतिकाल की उपलब्धियां थी, कुछ मौलिकताएं थी। लेकिन रीतिकाल की इन उपलब्धियों की भी कुछ सीमाएं थी। अब हम उन सीमाओं पर चर्चा करते हैं। ये रीति कवि जो थे, रीति निरूपण के प्रति भी इनमें प्रतिबद्धता का अभाव दिखलाई देता है। रीति निरूपण के प्रति यह पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नहीं थे। दूसरी जो सीमा दिखलाई देती है, यह कवि जो थे, इनका मुख्य कवि जो थे, आचार्य जो थे रीतिकाल के, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धनोपार्जन करना था। मुख्य उद्देश्य यानी दृष्टि जो उनकी धन के उपार्जन पे ही थी। तो इससे भी जो ये करते थे काव्य शास्त्र का निर्माण वगैरह, उसमें मौलिकता का अभाव दिख जाता था। इसीलिए जब ये लक्षण उदाहरण शैली में रचना कर रहे होते हैं, तो उसमें भी जो है विसंगतियां दिखलाई पड़ती हैं। लक्षण उन्होंने बताए, काव्यांग के लक्षण बताए, और फिर उस लक्षण को स्पष्ट करते हैं जो उन्होंने उदाहरण दिए, इनमें विसंगति दिख जाती है। इस प्रकार से लक्ष्य यानी कि जिस जैसा लक्षण बताया उसको स्पष्ट करता हुआ उदाहरण नहीं दिखता है। इस प्रकार से लक्षण उदाहरण शैली में विसंगति होने के कारण जो है ये जो है संस्कृत काव्य शास्त्र के हिंदी अनुवादक तक भी नहीं माने जा सकते हैं। यह रीतिकाल की कुछ प्रमुख सीमाएं थी। रीति निरूपण के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव, दूसरा मूल जो है इनका उद्देश्य था धनोपार्जन, और लक्षण उदाहरण शैली में भी विसंगति का अभाव, विसंगति। इसके साथ ही साथ जो है रीतिकाल की और भी सीमाएं थी। रीतिकाल की कुछ और सीमाएं थी, जैसे कि रीतिकाल की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? चमत्कार की सृष्टि करना, काव्य में जो है उक्ति वैचित्र लाना और चमत्कार की सृष्टि करना। इसलिए काव्यांग विवेचन के क्रम में इस दौर के जो भी आचार्य थे, कवि थे, इन्होंने संपूर्ण काव्यांग विवेचन न करके कुछ खास अंगों का विशेष विवेचन किया, जिससे कि उक्ति वैचित्र अथवा काव्य चमत्कार की उत्पत्ति ज्यादा होती थी। यानी इन्होंने सर्वांगीण विवेचन न किया, कुछ क्षेत्रों का खास विवेचन किया, जैसे कि रस, ध्वनि इत्यादि का इन्होंने विशेष रूप से विवेचन किया। तो यह थी रीतिकाल की उपलब्धियां एवं उसकी सीमाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को दिखलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों को दिखलाएं, पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।